आज का हमारा टॉपिक है परचेज का। परचेज यानी क्रय। सभी जानते हैं हम परचेज क्या होती है। कोई बताएगा परचेज अपनी लैंग्वेज में परचेज क्या होती है? परचेज यानी क्रय करना, खरीदना, क्या होता है? मैम परचेज मीन्स खरीदना ही होता है। देखो, पहली सामान में को क्या होता है परचेज? किसी भी वस्तु, माल अथवा सेवा के बेचने के उद्देश्य से। हम बेचने के उद्देश्य से जिस माल को खरीदेंगे, उसे हम परचेज में, क्रय में काउंट करते हैं। ठीक है। बेचने के उद्देश्य से अगर किसी माल को आप खरीद रहे हैं, वहीं अगर आप अपने उपयोग के लिए किसी चीज, माल या किसी संपत्ति को खरीद रहे हैं, तो वो आपकी संपत्ति का क्रय माना जाएगा। आपकी परचेज यानी आपकी क्रय में काउंट नहीं होगा। परचेज वो भी होगी, लेकिन वो संपत्ति का क्रय माना जाएगा। देखो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, किसी भी वस्तु, माल अथवा सेवा के बेचने के उद्देश्य से खरीद को क्रय कहा जाता है। निर्माणी व्यवसाय में कच्चे माल का क्रय कर उसके परिवर्तित रूप को बेचना होता है। निर्माणी मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरर जो कच्चे माल को खरीदता है, क्रय करता है और उसके परिवर्तित रूप को यानी उसे बनाकर फिर उसके विपरीत रूप को बेचता है। ठीक है। जबकि व्यापार में माल जैसा खरीदा जाता है वैसा ही बेचा जाता है। ट्रेडिंग के बारे में बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग में हम जैसा खरीदते हैं वैसा ही आगे सेल कर देते हैं। ट्रेडर क्या होते हैं कि वो एक दूसरी शॉप से या होलसेल से जैसा माल खरीदते हैं वैसा ही अपने कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। वो उसमें कुछ नहीं करते, कुछ चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। उदाहरण है जैसे मशीनों के विक्रेताओं के लिए मशीन का क्रय तथा मशीन के उत्पादक के लिए कच्चा लोहा एवं अन्य सामग्री का क्रय कहा जाता है। या एग्जाम्पल से हमको ये बताया जा रहा है कि किसके लिए कौन सा सामान क्रय है। जैसे अगर कोई मशीनों का विक्रेता है यानी मशीन खरीदता है, मशीन बेचता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर वो मशीन खरीदता है तो मशीनों का क्रय उसके लिए क्रय माना जाएगा। वहीं अगर कोई मशीनों का उत्पादक है यानी मशीनों को बनाता है, तो उसके लिए कच्चे माल का क्रय उसका क्रय माना जाएगा। ठीक है। फर्क है कैसे कि वो ट्रेडर है तो वो जैसा खरीदता है वैसा बेचता है। ठीक है। तो उसके लिए मशीनों का खरीदना ही क्रय होगा, उसका माल होगा। लेकिन उत्पादक क्या है, मशीन बनाता है, वो मशीन बना के फिर उसका परिवर्तित रूप बेचता है। तो उसके लिए उसका जो कच्चा माल, लोहा, जो भी चीजें जो मशीन बनाने में यूज होंगी, वो सब माल का क्रय कहलाएंगी। ठीक है। क्रय का उद्देश्य बिक्री का लाभार्जन होना चाहिए, अन्यथा वह क्रय की श्रेणी में नहीं आएगा। साइकिल के व्यापारी द्वारा साइकिल का क्रय माना जाएगा, किंतु साइकिल के व्यापारी द्वारा व्यापार में स्थायी उपयोग हेतु फर्नीचर का क्रय संपत्ति का क्रय माना जाएगा। साइकिल का व्यापारी या कोई भी अन्य व्यापारी, मान लो कोई जनरल स्टोर वाला है, अगर वो अपने लिए अपना जैसे ग्रोसरी वगैरह का सामान खरीदते हैं तो वो सब उनके लिए माल होगा। ठीक है। लेकिन वही उनको रखने के लिए अगर वो जैसे जो लकड़ी के फर्नीचर्स वगैरह आते हैं, अगर वो उनको खरीदते हैं तो वो उनके माल का नहीं, उनकी संपत्ति का क्रय माना जाएगा। हमारे लिए परचेज वो चीज होगी जिसको हम बेचने के लिए ही खरीदें, वो तो हमारे लिए हमारे माल का क्रय माना जाता है, हमारी क्रय मानी जाती है। ठीक है। लेकिन वही अगर हम उपयोग के लिए कोई चीज खरीदते हैं, हमारे व्यवसाय में उपयोग के लिए, तो वो हमारी संपत्ति होती है। परचेज को आप ऐसे ही लीजिए कि जिसको हम बेचने के उद्देश्य से खरीदेंगे, ठीक है, वो हमारा परचेज होगा। और जिसका हम उपयोग करेंगे, उपयोग के लिए जिससे हम खरीदेंगे, वो हमारी संपत्ति होगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स का। सेल्स विक्रय यानी बेचना। ठीक है। तो बेचने के उद्देश्य से जो हम माल खरीद रहे हैं उसमें हमारी लागत में लाभ जोड़कर आगे बेचना सेल कहलाती है। कि हमने जो माल खरीदा है बेचने के उद्देश्य से, उसकी लागत में, उस माल की लागत में हमारा लाभ जोड़ के, पहले तो लागत कि हमारी उसमें कितनी लागत मूल्य, हमने कॉस्ट प्राइस पढ़ा था इससे पहले। लागत मूल्य क्या होता है कि हमने उस माल को, हमें वो माल कितने का पड़ा, हमने वो माल कितने में खरीदा है। ठीक है। तो उस लागत मूल्य में हमारा प्रॉफिट जोड़ के, हर व्यापारी प्रॉफिट के लिए ही तो व्यवसाय करता है ना। अब अगर वो जितने में खरीदेगा उतने में ही आगे बेच देगा तो लागत तो रिकवर हो जाएगी, लेकिन
प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अब अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, अपना व्यापार जमाए, तो प्रॉफिट तो कमाएंगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि पहले तो लागत कि कितने का उन्हें खरीदा, उन्हें कितने का पड़ा। मान लो कोई मशीन उन्हें 10,000 की पड़ी है, ठीक है, तो वो 10,000 का उनका लागत मूल्य प्लस मान लो 1,000 उन्होंने उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, तो वो हमें कितने में बेचेंगे, 1,000 में। तो सेल सॉरी 11,000 में। तो सेल्स क्या होती है, सेल्स आपने बेचने के उद्देश्य से जो माल खरीदा है उसकी लागत में लाभ जोड़कर दूसरे पक्ष को हस्तांतरण करना, किसी दूसरे पक्ष को बेच देना, अपने कस्टमर्स को विक्रय करना सेल्स कहलाता है। विक्रय नगद, उधार, देशीय व अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। देखो, विक्रय करने के तरीके तो पता ही है, नगद होता है, उधार होता है, ठीक है, और देशीय और अंतरराष्ट्रीय। तो इंटरनेशनल तौर पे भी आपको पता है कि माल खरीदा और बेचा जाता है, देश से बाहर से भी माल आता है और बाहर जाता है, ठीक है। विक्रय से तात्पर्य सेम चीज जो परचेज में थी वो सेल में है, कि विक्रय से तात्पर्य माल के विक्रय से है। देखो, विक्रय वही माना जाएगा जो आपने बेचने के उद्देश्य से जो आपने माल खरीदा है, आप उसे बेच रहे हैं, तो वो आपका माल का विक्रय कहलाएगा, वो आपकी विक्रय में काउंट होगा। लेकिन वहीं अगर आप अपनी कोई स्थायी संपत्ति को बेच रहे हैं, कि मान लो एक तो मैं मेरा जो माल है वो बेचूं, एक मैं मेरा संपत्ति को सेल कर रही हूँ, तो वो मेरा विक्रय नहीं, वो मेरी संपत्ति की सेल है, यानी संपत्ति का विक्रय माना जाएगा। संपत्ति सेल की है, तो विक्रय में वो चीज आएगी जो बेचने के उद्देश्य से जो आपने माल खरीदा है, आप उसमें लाभ जोड़कर आगे बेचे। वहीं अगर आप अपनी स्थायी संपत्ति का अगर आप सेल करते हैं, तो वो आपकी विक्रय नहीं मानी जाती है, ठीक है। परचेस क्या होता है कि आपने जो परचेस का मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी वस्तु, माल अथवा सेवा के बेचने के उद्देश्य से जिस माल को खरीदा जाता है वो हमारी परचेस होती है। और बेचने के उद्देश्य से जिस माल को हमने खरीदा है उसकी लागत में, लागत का मतलब आप सभी को पता है कि हमें वो कितने का पड़ा है, कि हमें जितना पड़ा है उसमें हमारा लाभ जोड़कर आगे सेल कर देना, सेल विक्रय कहलाती है। आगे दूसरे पक्ष को हस्तांतरण करना मतलब किसी कस्टमर को सेल कर देना, ठीक है, वो हमारी सेल कहलाती है। परचेज सेल के टॉपिक में किसी का कोई कंफ्यूजन है? देखिए, परचेज वही है कि अगर आप अपने उपयोग के लिए खरीद रहे हैं तो वो संपत्ति का विक्रय क्रय माना जाएगा, और अगर आप संपत्ति को सेल कर रहे हैं तो वो आपकी संपत्ति की सेल मानी जाएगी, ठीक है, असेट्स की सेल मानी जाएगी। आपकी क्रय विक्रय वही है जो आप बेचने के उद्देश्य से जिसे खरीद रहे हैं वो आपकी परचेज है, और बेचने के उद्देश्य से जिस माल को आपने खरीदा है उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे बेच देना। ये एक बहुत बेसिक सी चीज है, हर जो व्यापारी है वो यही करता है। हम सभी जानते हैं, नॉर्मल सी चीज है कि जो चीज आपको, देखो आपने कभी बहुत बार देखा होगा कि मान लो जब हम अपने किसी नोन की शॉप पे जाते हैं तो वो हमको बोलते हैं कि मैंने इसमें कुछ नहीं कमाया, मैं जितने का लाया था भाव टू भाव, की मेरे को जितने की पड़ी ना मैंने उतने में ही बेच दिया, आपसे कुछ नहीं कमाया। तो ये लोकल लैंग्वेज होती, तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये चीज मुझे भी 1,000 रुपए की, मान लो कोई चीज 1,000 की, कि मुझे भी 1,000 रुपए की पड़ी है, मैंने आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। अगर वो हमसे प्रॉफिट कमाते तो वो क्या करते, जो अदर कस्टमर्स को अपना प्रॉफिट जोड़ते, उसमें 2-3 रुपए, 2,000, 200-300 जितने भी रुपए वो और ऐड करते प्रॉफिट के, उनके हिसाब से उनको ऐड करते तो उनको प्रॉफिट होता। अभी उन्होंने क्या किया कि जितने की उनको पड़ी उतने की ही आपको दे दी। तो हम सभी जानते हैं कि जब जो व्यापारी खरीदते हैं तो वो कम में ही खरीदते हैं। आप एक साथ बहुत सारा होलसेल से माल, होलसेल की शॉप जो होते हैं वहां से खरीद के लाओगे ना तो वो बहुत सस्ती पड़ती है, वहां से वो लोग लाते हैं और हमें अच्छे भाव में, मतलब उसमें प्रॉफिट, लागत वगैरह सब ऐड करके बेचते हैं। तो भाव टू भाव बेचने का मतलब होता है कि उनको जितनी पड़ी आपको उतने में बेच दी, ठीक है। तो प्रॉफिट कम नॉर्मली यही होता है कि आपने की जितनी लागत है उसमें प्रॉफिट जोड़कर ही जो व्यापारी होते हैं वो आगे सेल करते हैं, ठीक है। तो परचेज सेल के टॉपिक में कोई डाउट है, किसी का कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा हमें। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन किया लागत मीन्स, तो लागत तो मैंने आपको बताया था ना कि लागत कॉस्ट प्राइस हमारी, कि कोई वस्तु, कोई माल हमें कितने का पड़ता है वो हमारी लागत मूल्य होती है।
जब मैंने कॉस्ट प्राइस समझाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि लागत मूल्य क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फोन खरीद के ला रही हूँ, ठीक है, तो उस फोन को खरीदने में मेरा कितना खर्चा हुआ है, मान लो मैंने उसको कितने में खरीदा है, प्लस अगर उसका इंश्योरेंस भी करवाया है, जितना भी मेरे को वो पड़ेगा, जितना भी मेरा उस फोन में खर्चा होगा वो सब कॉस्ट प्राइस में आएगा, उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य देखो एक वर्डिंग से समझ में आता है, लागत मूल्य कि इतनी लागत लगी है उसमें, समझ रहे हैं। और जो व्यापारी होता है वो क्या करता है कि जितनी उनकी लागत लगती है ना उसमें अपना प्रॉफिट, और लागत तो अब उतने पैसे उनके खुद के पास से चले गए वो तो वो रिकवर करेंगे ही, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट भी कमाएंगे, ठीक है। तो वो चीज होती है अपना लागत में प्रॉफिट ऐड करना, कि जितना उनका पैसा लगा है उसे वापस लेना पहले, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट, ठीक है, वो होती है लागत मूल्य। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कॉस्ट प्राइस का टॉपिक वापस से समझाऊं, बता दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी। एक तो होता है परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना, और परचेज रिटर्न का मतलब होता है खरीदा हुआ माल वापस करना, क्रय वापसी, कि हमने जो माल खरीदा है उसे वापस करना। तो क्या होता है कि कई बार हम जो माल खरीदते हैं उसमें कुछ डिफेक्टेड पीस आ जाते हैं, यानी कि वो माल हमें सही नहीं लगा, या जिस ब्रांड का हमने बोला था ऑर्डर किया था उस ब्रांड का नहीं आया है, या फिर एक्स्ट्रा आ गया है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो किसी भी कंडीशन से खरीदा हुआ माल वापस करना कहलाता है परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। देखो व्यवसायी द्वारा क्रय किए गए कुल माल में से आंशिक भाग, यानी वो भाग कुछ भाग, ठीक है, पूर्तिकर्ता को किन्हीं कारणों से पूर्ति का अधिक होना यानी एक्स्ट्रा आ जाना, कुछ माल का घटिया किस्म का होना कि सही माल नहीं है, आदेशानुसार नहीं होना कि आपने जैसा बोला था या जिस ब्रांड जिस कंपनी का बोला था जो पीसेस बोले थे वो चीजें नहीं आई है, ठीक है, आदेश अनुसार जैसी आपकी डिमांड थी वैसी चीज नहीं आई है, कुछ भी कारण हो सकता है, सिर्फ वापस लौटाना क्रय वापसी कहा जाता है। कुल क्रय में से क्रय वापसी घटाकर ही शुद्ध क्रय ज्ञात की जाती है। देखो क्रय वापसी का मतलब होता है कि हमने अगर मान लो मैंने कोई माल खरीद लिया, मैंने 10,000 का माल खरीद लिया, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको किस में लूंगी, वो मेरा परचेज कहलाएगी, मेरी परचेज की एंट्री में काउंट होगी, ठीक है। अब मान लो उसमें से 10,000 में से 1,000 का माल एक्स्ट्रा आ गया, कि मैंने तो 9,000 का ही माल मंगवाया था, 1,000 का माल एक्स्ट्रा आ गया, तो अब मैं उसे वापस करने के लिए एक एंट्री करूंगी परचेज रिटर्न की, यानी मैंने 1,000 का माल वापस किया है, उन्हें परचेज रिटर्न की है, ठीक है। परचेज रिटर्न खरीदा हुआ माल वापस करना, परचेज माल खरीदना, ठीक है। तो हम जो खरीदा हुआ माल वापस करेंगे उसको हम परचेज रिटर्न से दिखाएंगे, ठीक है। तो कुल क्रय में से क्रय वापसी घटाकर, यानी आपने कुल क्रय कितने का किया था, आपने कुल क्रय किया 10,000 का, ठीक है। अब उसमें से क्रय वापसी कि आपने माल कितना वापस कर दिया, 1,000 का हमने वापस कर दिया, तो टोटल क्रय की एग्जैक्टली हमने कितने का माल खरीदा, 9,000 का। शुद्ध क्रय से मतलब है कि आपके पास एग्जैक्टली कितना माल खरीदा गया है। शुद्ध क्रय से मतलब है कि आपको व्यवसाय में ये दिखाना होता है कि आपने टोटल क्रय कितने की है। जैसे मान लो एक बार अगर आपने परचेज कर ली, माल बेशक एक्स्ट्रा आ गया, बट एक बार अगर जितने का माल आया आपको उतने की ही एंट्री करनी है, कि 10,000 का माल आ गया तो हम 10,000 की एंट्री दिखाएंगे। अब हम अगर मान लो 1,000 का माल हमें बाद में पता चला कि एक्स्ट्रा आया है, तो अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे हम जाएं और अमाउंट को एडिट कर दें, वो नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और एंट्री करनी पड़ेगी, वो एंट्री होगी परचेज रिटर्न की। देखो परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब होता है खरीदना, मतलब आप खरीद रहे हैं तो माल क्या हो रहा है, व्यवसाय में आ रहा है, राइट। लेकिन परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, माल का वापस जाना, इसका मतलब कि माल व्यवसाय से बाहर जा रहा है। तो हम एक एंट्री करेंगे व्यवसाय में माल आने की, और परचेज रिटर्न की हम एंट्री करेंगे 1,000 की, कि व्यवसाय से माल 1,000 का बाहर वापस गया, तो वो अमाउंट एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे एडिट नहीं कर सकते हो अमाउंट को एक बार एंट्री करने के बाद। अगर आपको दिखाना है तो आप एक और एंट्री कीजिए, जैसे आपने परचेज रिटर्न की। इस बात का ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ ऐसे आप जैसे डे बुक में जाकर मान लो आपका लेजर वगैरह या कुछ और चीजें गलत है तो आप उनको सही कर सकते हो, लेकिन आप ये जो अमाउंट है इनको ऐसे जो इनके डिजिट्स है इनको चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैली में काम करने का एक फॉर्मेट होता है,
एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो परचेज रिटर्न का मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि क्रय किया गया माल वापस करना क्रय वापसी कहलाती है, ठीक है। सेल्स रिटर्न विक्रय वापसी। अब वो वही चीज है कि हमने किसी को माल बेचा और हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास आ गया। परचेज रिटर्न खरीदा हुआ माल वापस करना और सेल्स रिटर्न बिका हुआ माल वापस आना। समझ आया दोनों में कि परचेज रिटर्न की हमने किसी से खरीदा और हमने उन्हें वापस किया, और सेल्स रिटर्न की हमने किसी को बेचा था, हमारे कस्टमर्स को, उन्होंने हमें वापस किया। तो उसके भी सेम रीजन हो सकते हैं, उनके पास अपने रीजन हो सकते हैं, जो भी उन्हें प्रॉब्लम है, सही नहीं लगा तो वो उन्हें वापस करेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, विक्रय वापसी। अब शुद्ध विक्रय कैसे ज्ञात किया जा सकता है, सकल विक्रय में से विक्रय वापसी घटाकर, यानी कि कितने का आपने विक्रय किया था, आपने माल, मान लो आपने कितने का बेचा, 10,000 का हमने माल बेचा, ठीक है। 10,000 में से 1,000 का जिनको आपने बेचा, उन्होंने किसी भी कारण से 1,000 2,000 का माल हमें वापस कर दिया, मान लो 2,000 का हमें वापस कर दिया, ठीक है। तो अब हम शुद्ध जो विक्रय है कैसे दिखाएंगे कि टोटल हमारी सेल कितने की हुई है, उसको दिखाने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मेट की सकल विक्रय, कि हमने माल बेचा था 10,000 का, 2,000 का वापस आ गया, माइनस कर दो 10,000 में से 2,000, कितने बचे, 8,000। तो हमारी सेल्स कितने की हुई है, 8,000 की, वो हमारी कहलाएगी शुद्ध विक्रय, ठीक है। परचेज रिटर्न और विक्रय ये और सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही है। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि हमने किसी से खरीदा और उसको वापस किया, और सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि हमने किसी को बेचा और वहां से हमारा माल बेचा हुआ माल वापस आ जाना सेल्स रिटर्न कहलाती है, ठीक है। और परचेज रिटर्न वही निकालने का तरीका है कि आपने टोटल माल कितने का खरीदा और कितने का वापस कर दिया, उनको लेस कर दो, जितने का टोटल आपने माल आपने खरीदा था उसमें से जितना माल आपने वापस कर दिया आप लेस कर दोगे, तो आपकी जो टोटल परचेज का अमाउंट है वो आ जाएगा। सेम चीज सेल्स के साथ है। देखो ये फॉर्मेट वाली कोई चीज ही नहीं है, ये एक बेसिक सी चीज है। हमने इतनी चीज, मान लो हम 10 ट्रॉफियां खरीद के लाए, हमने 5 वापस कर दी, 5 बच गई, वही वाली चीज, एक नॉर्मल सी चीज है। बस ये है कि जब हम टैली में काम करते हैं तो वो अमाउंट्स होता है। अभी आप इसे एक छोटे से प्रैक्टिकल से समझिए ना, कि मान लो हम 10 चॉकलेट्स लेकर आए, हमने 5 वापस कर दी, तो कौन सी बची, 5 बच गई, ठीक है, वही चीज है। तो हमने वो खरीदी, ठीक है, खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न, हम व्यापारी हैं, हमने किसी को बेचा था, हमारे पास वापस आ गई, तो बिका हुआ माल वापस आना सेल्स रिटर्न होती है, ठीक है। क्लियर है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज सेल्स खरीदना बेचना, परचेज रिटर्न क्रय वापसी, विक्रय रिटर्न विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। कोई डाउट है? मैम परचेज रिटर्न डेबिट हो गया क्रेडिट? यस सर, आप कुछ बोल रहे थे। मैम परचेज रिटर्न डेबिट हो गया क्रेडिट? सॉरी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, परचेज रिटर्न रिपीट करूं? मैम परचेज रिटर्न डेबिट हो गया क्रेडिट में? परचेज रिटर्न डेबिट क्रेडिट वाली चीज हम तब सीखेंगे, मैं एक फॉर्मेट के साथ समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। ये फॉर्मेट होता है ना, परचेज रिटर्न रियल अकाउंट के अंडर आता है, तो मैं अकाउंट के साथ समझाऊंगी तो सबको भी और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। वो इसलिए क्योंकि परचेज का मतलब होता है खरीदना। अगर व्यवसाय में कोई माल आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और माल जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। परचेज की कंडीशन में माल व्यवसाय में आता है इसलिए वो डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न की कंडीशन में माल व्यवसाय से जाता है इसलिए परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अभी हम फॉर्मेट के साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉक। देखो स्टॉक क्या होता है, जो हमारा माल होता है ना, जो गुड्स होता है, उसी से हमारा स्टॉक क्रिएट होता है एक निश्चित समय पर। देखो यहाँ ये निश्चित समय फाइनेंशियल ईयर के लिए ही आता है। व्यवसाय के पास उपलब्ध माल को, जो हमारा माल होता है उसी को हम स्टॉक और हिंदी में और रहती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्टॉक
दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम पे कैसे कि देखो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक, पहले क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जानते हैं। साल भर में हमारा जो बिना बिका हुआ जो माल बच जाता है ना, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। देखो आपने सभी ने देखा होगा कि शॉप में क्या होता है, कितना सारा माल होता है हम खरीदते हैं एक साल में, लेकिन वो सारा उस साल के अंदर सेल नहीं हो पाता है, बेसिक सी चीजें नहीं हो पाता है। तो वो जो लास्ट डे 31 मार्च को जितना माल बिना बिका हुआ बच जाएगा, तो माल से मतलब अमाउंट कि वो माल कितने का बचा है। हम ऐसे नहीं दिखाते कि ये शर्ट इतनी बच गई, पैंट इतनी बच गई, या ये सामान इतना बच गया, नहीं, ये टोटल माल कितने का, स्टॉक कितने का है। मान लो 1 लाख रुपए का स्टॉक बच गया है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 1 लाख रुपए का। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, साल के अंत में बिना बिका हुआ माल जो होता है ना, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक वही क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं ना, बिना बिका हुआ माल, वही 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। व्यापारिक वर्ष के पहले दिन, यानी व्यापारिक वर्ष हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो व्यापारिक वर्ष के पहले दिन जो हमारा स्टॉक होता है, जितना हमारा माल होता है, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो देखो जब पुराना व्यवसाय होता है, मान लो सालों साल से व्यवसाय चल रहा है, तो ही उसका क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। अगर कोई व्यवसाय शुरू ही इस साल से हो रहा है, इमेजिन करिए कि व्यवसाय शुरू ही इस साल से हो रहा है, तो उसका ना तो कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा ना ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि व्यापारिक वर्ष के पहले दिन रहती है कि उपलब्ध मात्रा एवं उसकी लागत प्रारंभिक रहतिया माना जाता है, ठीक है। व्यापारिक वर्ष के पहले दिन जो फाइनेंशियल ईयर का हमारा जो फर्स्ट दिन होता है, उस दिन हमारे पास जो माल जो स्टॉक बचा हुआ होता है, उसमें उसकी लागत, यानी वो माल हमने कितने का खरीदा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमाउंट दिखाना होता है, तो वो जो अमाउंट होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। तो आप क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि साल के अंत में जो बिना बिका हुआ माल होता है ना हमारा, वो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में बिना बिका हुआ माल क्लोजिंग स्टॉक, और वही 1 अप्रैल को क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। देखिए जैसा यहाँ लिखा है, व्यवसाय पुराना हो तो, यदि व्यवसाय पुराना हो तो गत वर्ष का अंतिम रहतिया, यानी गत वर्ष यानी पिछले वर्ष का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो स्वतः ही अपने आप ही चालू वर्ष का जो हमारा करंट ईयर चल रहा होता है, चालू वर्ष का प्रारंभिक यानी ओपनिंग स्टॉक मान लिया जाता है। अर्थात पृथक से गणना करने की जरूरत नहीं है। व्यवसाय में प्रारंभिक स्टॉक नहीं होता, पृथक से गणना नहीं की जाती है, जबकि नए व्यवसाय में प्रारंभिक स्टॉक नहीं होता है, ओपनिंग स्टॉक नहीं होता है। देखिए स्टॉक क्या होता है, स्टॉक जो हमारा माल होता है उसी से हमारा स्टॉक क्रिएट होता है। इनफैक्ट ऐसे कहिए कि माल ही स्टॉक होता है हमारा, लेकिन एक निश्चित समय में। अब वो क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट डे है उस टाइम वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, और जो लास्ट टाइम होगा वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक, बिना बिका हुआ माल, ठीक है। जैसा नीचे लिखा हुआ है देखिए, क्लोजिंग स्टॉक में व्यावसायिक वर्ष के अंत में व्यवसाय में उपलब्ध बिना बिका माल अंतिम रहतिया कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, साल के अंत में बिना बिका हुआ जो माल होता है हमारा, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, और वही 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। क्योंकि हम व्यवसाय शुरू करते हैं किससे, पुरानी जो हमारी एसेट्स होती है, जो माल बचा हुआ होता है, उसी को तो हम नए साल में सेल करते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है कि नया साल शुरू हुआ और हम नया स्टॉक लिया है। अगर हमारे पास पिछला स्टॉक पड़ा है तो आप सभी देखते हैं कि हर व्यापारी पहले का स्टॉक पहले सेल करता है, नया स्टॉक बाद में लाता है। तो वही सेम चीज है कि पुराने स्टॉक से वापस से नए फाइनेंशियल ईयर को शुरू करते हैं, वो उस माल को सेल करते हैं, ठीक है। क्लियर? किसी का कोई डाउट है स्टॉक के टॉपिक में? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बहुत बेसिक सी चीज है। स्टॉक माल ही स्टॉक कहलाता है हमारा, ठीक है। माल से स्टॉक क्रिएट होता है, और ओपनिंग स्टॉक
जो फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे जो हमारा उपलब्ध मात्रा में जो हमारा माल गुड्स होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक रहता है, और साल के अंत में जो 31 मार्च होती है उस दिन बिना बिका हुआ माल जो होता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है। ठीक है, पूछिए, किसी को कोई डाउट नहीं है तो, डाउट है तो सॉरी। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड्स कि माल क्या होता है। व्यवसायी द्वारा जिस वस्तु को विक्रय करने के उद्देश्य से क्रय किया जाता है। देखो व्यवसायी द्वारा, कंपनी के ओनर के द्वारा जिस वस्तु को विक्रय करने के लिए विक्रय करने के उद्देश्य से यानी बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है जिस वस्तु को, वो हमारा माल कहलाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिसका जो जो व्यवसाय है उसके हिसाब से उसका माल डिसाइड होगा। अगर मान लो मेरा फोन का व्यापार है तो मेरे लिए फोन माल है, अगर मेरा जनरल स्टोर है तो ग्रोसरी वगैरह जो है वो मेरे लिए माल है, मेडिकल स्टोर है तो टैबलेट्स, ड्रिप्स, इंजेक्शंस ये मेरे लिए माल है, अगर कोई मेरा जैसे कपड़ों वगैरह की शॉप है तो मेरे लिए कपड़े माल है। ठीक है, तो गुड्स क्या होती है कि बेचने के उद्देश्य से जिस वस्तु को आप सेल कर रहे हैं, अब वो वस्तु फोन हो सकती है, टैबलेट्स हो सकती हैं, कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसका आपका व्यवसाय है, सब्जियां हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। तो व्यवसायी द्वारा जिस वस्तु को विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, वो हमारी माल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मशीनों के व्यापारी के लिए मशीनें माल है क्योंकि वह मशीनों का लेन देन करता है। ठीक है, जबकि यही मशीन व्यापारी अपने व्यवसाय के उपयोगार्थ फर्नीचर खरीदता है तो यह फर्नीचर माल नहीं होगा। ठीक है, जैसा इसमें बताया कि अगर मशीनों का विक्रेता मशीन खरीदता है, अगर जिसका मशीनों की शॉप है, मशीनों का बिजनेस करता है, अगर वो मशीन खरीदता है तो मशीन उसके लिए माल है। वहीं अगर वो फर्नीचर खरीदता है तो वो उसका माल नहीं होगा क्योंकि वो उसको उपयोग के लिए खरीदेगा, बेचने के लिए नहीं खरीदेगा। बेचने के उद्देश्य से जिस वस्तु को आप खरीदेंगे वो आपकी माल कहलाएगी। लेकिन अगर वो फर्नीचर खरीद रहा है तो वो बेचने के लिए नहीं, वो यूज के लिए खरीद रहा है। वहीं अगर कोई फर्नीचर की ही शॉप है, मान लो वो फर्नीचर की ही सेल करते हैं, तो फिर फर्नीचर खरीदना क्या होगा उनके लिए, उनका फर्नीचर खरीदना उनके लिए माल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो उसे बेचने के लिए खरीद रहे हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि बेचने के उद्देश्य से आप जिसको खरीदेंगे वो आपका माल होगा। ठीक है, अगर उपयोग के लिए आप खरीद रहे हैं तो वो आपकी संपत्ति कहलाएगी। ठीक है, वो आपका माल नहीं कहलाएगा। आज अगर अपन फोन यूज करते हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, चार्जर यूज कर रहे हैं, जो सब हमारा है वो हमारी संपत्ति है, हमारी असेट्स है। ठीक है, शॉप में जो स्टॉक रखा रहता है वो भी हमारी असेट्स होती है। ठीक है, हमारा ही माल होता है। लेकिन फर्क क्या होता है माल और संपत्ति में कि माल हम उसे कहते हैं जिसे हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं, और संपत्ति हम उसे कहते हैं जिसे हम यूज के लिए खरीदते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सकल लाभ। तो शुद्ध विक्रय से प्राप्त राशि को बेचे गए माल की लागत पर आधिक्य होना, यानी आपने जो माल खरीदा है, आपने जितने का माल खरीदा है, बेसिक लैंग्वेज में कि आपने कोई माल जितने का खरीदा है, आप उसको उससे अधिक में जो बेच रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस है, मान लो मैंने कोई माल मैंने 10,000 का खरीदा है, जैसा कि अब तक मैं आपको वही सेम चीज बता रही हूँ कि अगर शुद्ध विक्रय ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि आपने कोई माल 10,000 का खरीद रहा है और आपने उसे 11,000 में बेचा, तो वो 1,000 जो होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, शुद्ध विक्रय से प्राप्त राशि यानी बेचने से जो आपको राशि प्राप्त हुई है वो बेचे गए माल की लागत, यानी आपने उस माल को बेचा, उसमें जो लागत है उससे अधिक होनी चाहिए। यानी जो माल आपने बेचा है उसमें आपकी जो लागत लगी है उससे अधिक होना चाहिए विक्रय की राशि, कि आपने जितने में उसे बेचा है अधिक में बेचिए तो वो होगा आपका लाभ। और वहीं अगर आप उससे कम में बेचते हैं तो वो आपकी हानि कहलाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई माल आप जितने में खरीद रहे हैं उससे अधिक में बेचते हैं तो वो होगा आपका प्रॉफिट, और अगर आपको कम में बेचना पड़ जाता है तो वो आपका लॉस कहलाता है, आपकी हानि कहलाती है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि शुद्ध विक्रय से प्राप्त राशि, यानी ऐसे समझिए कि आप जितने का माल खरीद रहे हैं, मतलब आपका जो माल है उस पे आपकी लागत मूल्य से अधिक आपका विक्रय का मूल्य होना चाहिए। मतलब रियलाइजेबल वैल्यू जो हमने पढ़ा था, आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आपकी रियलाइजेबल वैल्यू होनी चाहिए। यानी लागत मूल्य से अधिक क्या होना चाहिए, वसूली मूल्य।
कि आपने कोई माल कितने का आपने उसमें लागत लगाई है और कितने में आपने बेचा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो जो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, कि कोई वस्तु आपने कितने की खरीदी और कितने में बेची है, उसके बीच का डिफरेंस आपका ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ कहलाएगा। जैसे इसमें फॉर्मेट लिखा हुआ है, सकल लाभ इक्वल शुद्ध बिक्री की राशि माइनस विकृत माल की लागत। ठीक है, कि शुद्ध बिक्री की राशि कि आपने कितने में माल बेचा है माइनस विकृत माल की लागत कि आपने उसमें कितने की लागत लगाई थी, तो आप उसमें से लेस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ इतना ही है कि आपने कोई माल जितने का खरीदा, आपकी लागत जितनी है उससे अधिक में आप जब बेच रहे हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ क्या होता है, निर्धारित समय अवधि में होने वाली आय की उसी अवधि के समस्त व्ययों पर आधिक्य को शुद्ध लाभ कहते हैं। निर्धारित समय अवधि यानी एक पूरा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हमारी असेट्स, जितनी भी हमारी अर्निंग्स या हमारी इनकम्स है, उस समस्त व्ययों पर आधिक्य यानी आपकी इनकम ज्यादा हो आपके एक्सपेंसेस पे। ठीक है, तो वो हमारा शुद्ध लाभ कहलाता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ। वहीं अगर आपके एक्सपेंसेस तो ज्यादा हैं और आपकी इनकम कम है तो वो आपकी शुद्ध हानि कहलाएगी। उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में एक फर्क होता है। ग्रॉस प्रॉफिट वो भी लाभ है, नेट प्रॉफिट ये भी लाभ है, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट शुद्ध विक्रय और जो सेल्स क्रय विक्रय के बीच का जो लाभ होता है ना, सिर्फ वो दिखाता है। और नेट प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम जितनी भी हुई है, उन सबका जो टोटल जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ आपके सेल परचेज के बीच का जो प्रॉफिट है उसे काउंट करता है। ठीक है, तो इस दोनों में कोई डिफरेंस है एक अच्छा खासा, उसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि आपके सेल परचेज के बीच में जो आपका प्रॉफिट अर्न होता है सिर्फ उसको दिखाता है। और नेट प्रॉफिट का मतलब है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने कितने खर्चे किए हैं, कितनी इनकम की है, उसके हिसाब से आपका पूरा टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट काउंट किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है कि आपने पूरे साल में आपके कितने तो खर्चे हैं और कितनी आपकी इनकम है। आप ऐसे समझिए कि अगर उस फाइनेंशियल ईयर में बेसिक सी चीज है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो आपका प्रॉफिट है, और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है तो आपकी शुद्ध हानि कहलाएगी, नेट लॉस। ठीक है, और वो कैसे होगा कि जैसे आपकी जैसे एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकते हैं, मान लो आपके लेनदार, आपने जो लोन वगैरह ले रखे हैं वो सब ज्यादा हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, उधार माल ले रखा है, इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं, टाइम पे बिल्स पे नहीं हो रहे हैं, तो ये सब क्या होती है, सारी लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, वही मान लो आपकी इनकम्स में जैसे आपके डेटर्स, आपके देनदार, आपके बैंक में अमाउंट, आपकी असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, आपकी सेल अच्छी हो रही है तो वो क्या होगा, आपकी इनकम्स में काउंट होगा। तो क्या होता है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बेसिक सी चीज है, अगर आपकी इनकम्स ज्यादा है, आपके डेटर्स हैं, आपकी असेट्स हैं, और ये लॉसेस वाली जो एक्सपेंसेस वाली चीजें हैं ये कम है, तो आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है। वहीं अगर आपके क्रेडिटर्स ज्यादा हैं, डेटर्स तो है ही नहीं, कम हो रखे हैं, लोन्स जा रहे हैं, इनकम्स कहीं से हो नहीं रही है, प्रॉपर तरीके से सेल नहीं हो रही है, तो आपकी कंपनी लॉस में चल रही है, नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि आपके शुद्ध क्रय विक्रय के बीच में जो आपका प्रॉफिट अर्न होता है उसको दिखाता है। और नेट प्रॉफिट आपके साल भर का जो आपका प्रॉफिट होता है उसको शो करता है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाती है, सारे प्रॉफिट आ जाते हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है कि आपकी जितनी भी इनकम्स होती है उन सबको ऐड कर लीजिए और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको उसमें से लेस कर दीजिए, कि आपकी जितनी भी इनकम है, इनकम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम दोनों आ जाएंगी, प्लस आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, उसमें से फिर अब आपके जो जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको लेस कर दीजिए तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इसमें नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am, continue. ओके, No doubts, ma'am. Ma'am, no doubts. Continue.
मैम एक सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट अगेन समझा दो। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि आपने कोई माल कितने का खरीदा है। जैसे मान लो मैंने एक फोन खरीदा है, ठीक है, मेरा फोन का बिजनेस है, ठीक है। मान लो मैंने वो फोन को 10,000 में खरीद लिया, 15,000 में खरीद लिया, ठीक है। वहीं अब मेरा शॉप है, मैं फोन को, मुझे वो फोन 15,000 में खरीदा, मैंने पूरा स्टॉक खरीदा है। मान लो मैंने वीवो का एक पूरा स्टॉक खरीदा है फोन का, ठीक है। तो मुझे एक फोन 15,000 का पड़ा, ठीक है। अब मैं उसे यहाँ लाकर अगर सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसे कितने में सेल कर रही हूँ। अब मुझे वो कितने का पड़ा, 15,000 का। तो वो अमाउंट मेरा क्या कहलाएगा, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होते हैं कि वो माल, वो वस्तु आपको कितने की पड़ी, उसमें आपकी कितनी लागत लगी, आपके कितने पैसे इन्वेस्ट हुए, ठीक है। तो मेरी 15,000 मेरी क्या है, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। वही अब मैं उसे लेकर आई, ठीक है। अब मेरे पास कस्टमर आया, उन्हें वीवो का फोन देखना है, ठीक है। अब मान लो मैंने उन्हें वीवो का फोन दिखाया, ठीक है। अब वही फोन मैंने उन्हें कितने का, मान लो मैंने उन्हें वही फोन, मैंने जो 15 का खरीदा, वो मैंने उन्हें 17 में बेचा, ठीक है। तो अब जो मैंने 17,000 बेचा, वो क्या होगा, वो मेरी रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी। मैंने रियलाइजेबल वैल्यू समझाई थी ना, कि आप किसी माल को कितने में बेच पा रहे हो, कितने में बेच रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो वो जो 2,000 मेरे अर्न हुए, वो मेरे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। कि मेरे जो कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो मेरा प्रॉफिट होगा, वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। वहीं अगर मैं, मेरे कॉस्ट प्राइस मैंने 15 में खरीदा और मैं उस माल को 14 में बेच रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होगा, मेरी नेट हानि कहलाएगी। वो हानि होगी उस कंडीशन में, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, आपको सकल लाभ नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है कि आपने की कॉस्ट प्राइस से आपकी रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा हो, आपको जो चीज जितने में पड़ी है, आपने कोई माल जितने में खरीदा है उससे अधिक में बेच पाए, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 15,000 का खरीदा, मैंने 17,000 का बेच दिया, ठीक है। तो 15-17 के बीच में जो डिफरेंस है ना, जिस अमाउंट का, वो मेरा सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपके जितने एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी इनकम्स होती हैं, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस, कि आपकी इनकम्स कितनी हुई है, आपके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, उसके बीच में जो जितना आपका प्रॉफिट अर्न हुआ है, वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ सेल परचेज का प्रॉफिट दिखाता है। नेट प्रॉफिट पूरे जितना भी आपकी गतिविधियां, जिसे व्यवहार या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनसे आपका टोटल कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, वो दिखाता है, ठीक है। मैम गुड्स और स्टॉक क्या दोनों सेम ही चीज है? गुड्स और स्टॉक एक ही चीज होती है। गुड्स से ही स्टॉक क्रिएट होता है, जो हमारा माल होता है वो ही हमारा स्टॉक होता है। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एक टाइम के हिसाब से, जैसे अगर आपका फर्स्ट डे है फाइनेंशियल ईयर का, तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, और लास्ट ईयर में लास्ट दिन है फाइनेंशियल ईयर के, तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। जैसा हमने स्टॉक के टॉपिक में पढ़ा था कि गुड्स से ही, देखो दोबारा देखते हैं, देखो, एक निश्चित समय पर व्यवसाय के पास उपलब्ध माल को स्टॉक या रहती के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गुड्स क्या होता है, माल की, आप जो बेचने के उद्देश्य से जिस वस्तु को खरीद रहे हैं, वो आपकी माल है। गुड्स से ही माल स्टॉक क्रिएट होता है, गुड्स से माल ही स्टॉक होता है। बस ये है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग नाम दिए गए, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, माल, गुड्स ही स्टॉक होता है, ठीक है। ओके। देखिए, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। ट्रांजेक्शन हम सभी जानते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन होता है, जो व्यवहार होता है दो पक्षकारों के बीच में, वो हमारा ट्रांजेक्शन कहलाता है, सौदा, लेन देन या व्यवहार। देखो, जब दो पक्षकार व्यावसायिक क्रियाकलापों के संपादन के दौरान मुद्रा या मुद्रा मूल्य किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, ट्रांजेक्शन हम सभी जानते हैं। ट्रांजेक्शन क्या होता है कि आपने पैसे दिए, सामने वाले से माल लिया, ठीक है, या आपने माल दिया, सामने वाले से पैसे लिए, यानी ट्रांजेक्शन कुछ लेना देना। ट्रांजेक्शन सौदा, लेन देन, जो व्यवहार जो भी हो रहा है, वो हमारा ट्रांजेक्शन कहलाता है। अब ये फिक्स असेट्स का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर माल का भी हो सकता है, ठीक है।
क्या लिखा है, किसी वस्तु के बदले आदान प्रदान, हाँ, तो दोनों पक्षकारों की यह क्रिया लेन देन, सौदा या व्यवहार के नाम से जानी जाती है। ट्रांजैक्शन नगद और उधार दोनों प्रकार से हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि ट्रांजैक्शन करने के दो ही तो तरीके हैं, या तो आप कोई माल नगद में खरीदोगे या आप कोई माल उधार में खरीदोगे, और कोई तीसरा तरीका है ट्रांजैक्शन करने का? बताइए, ट्रांजैक्शन करने के दो तरीके तो मुझे पता है, एक तो नगद और एक उधार। आपके हिसाब से कोई तीसरा तरीका हो सकता है ट्रांजैक्शन करने का? किश्तों में देते हैं ना मैम। मैम बार्टर सिस्टम से भी तो हो सकता है ना हमारा ट्रांजैक्शन। कैसे? मतलब एक मतलब सामान के जिसको अगर दो, बोलिए। मैम जैसे दो लोग हैं, दो अलग अलग ए और बी, अगर ए को कोई मतलब बी के पास है वो सामान, अगर वो चाहिए, और जो बी जो ए है उसके पास जो सामान वो बी को चाहिए, तो वो अपना मतलब एक्सचेंज करके भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल प्रोसेस ना। हाँ, ओके। लेकिन टैली है ना, टैली में हम सिर्फ दो ही तरीके से एंट्रीज करेंगे, दो ही तरीके से ट्रांजैक्शन होता है। आपने ये जो चीज बताई है ये कितनी कम होती है, आप मुझे बताइए। आजकल ऐसे करते हैं क्या? बहुत कम होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो कि मेरे पास मेरा व्यापार ऐसा है कि जिसकी सामने वाले को जरूरत है, और सामने वाले का व्यापार वो है कि जिसकी मुझे जरूरत है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 100 में से ऐसे कितने लोग होते हैं जो ऐसे ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं या करते हैं? मैम ये नहीं ट्रांजैक्शन करते हैं। नहीं करते हैं ना, तो इसलिए नहीं। टैली में वो ऑप्शन नहीं है। हम हाँ। एक बात का ध्यान रखना कि हम टैली में उन्हीं चीजों की एंट्री करेंगे जिसमें पैसे आएंगे, ट्रांजैक्शंस होंगे पैसे आने जाने के, ठीक है। तो इसमें हम टैली में जो ट्रांजैक्शन करने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो नगद या उधार। अगर आप मैम नगद में ट्रांजैक्शन, हाँ मैम क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन हाँ, क्रेडिट और ट्रांजैक्शन। डेबिट, हाँ क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट यानी जमा और डेबिट यानी नाम। जमा क्रेडिट पक्ष और नाम। क्रेडिट यानी जमा पक्ष होता है, डेबिट यानी नाम पक्ष होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि दो हमें माल तरीके से चाहिए और हमें क्रेडिट पे लेना है, हम उसको 15-20 डेज बाद पे कर रहे हैं, तो हाँ, तो वो क्रेडिट पीरियड कहलाता है। ओके। वो जब हम मान लो कोई उधार माल खरीदते हैं तो सामने वाला हमें एक क्रेडिट पीरियड देता है, 7 डेज 15 डेज, इससे ज्यादा नहीं होता है। इतना ही होता है कि 7 डेज के अंदर आपको अपना पेमेंट कर देना है। इसके लिए वो लोग डिस्काउंट वगैरह भी डिसाइड करते हैं कि अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते तो आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा, या वो लोग इंटरेस्ट रेट भी रख देते हैं कि अगर आपने इतने दिन तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो इतने दिन बाद आपका इतना % इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो ये सब बिजनेस की चीजें होती है, हर व्यवसाय की अपनी अपनी इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट होती है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन क्या होता है, हम ट्रांजेक्शन करने के जो तरीके जो पढ़ेंगे टैली में वो दो, या तो नगद या उधार। अगर आप नगद में ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम कैश को लेंगे, और अगर हम उधार में ट्रांजैक्शन करते तो हम व्यक्ति की डिटेल्स रखेंगे। एक बात का ध्यान रखना, अगर हमने नगद में ट्रांजैक्शन किया है, चाहे वो सेल कर ली हो चाहे वो परचेज कर ली हो, हमें इस बात से कोई मैटर नहीं करता कि हमने किससे सेल किया और किससे परचेज किया, हमें उस व्यक्ति की डिटेल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। इवन हम टैली में भी उस व्यक्ति की डिटेल्स मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने ट्रांजैक्शन उधार में किया, चाहे अब वो सेल हो चाहे परचेज हो, तो हम व्यक्ति की डिटेल्स लेंगे। इवन हम व्यक्ति का ही खाता बनाएंगे। हम खाता ही तब बनाएंगे जब ट्रांजैक्शन उधार में हुआ हो। अगर ट्रांजैक्शन नगद में होता है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैश अकाउंट से ही काम चला लेंगे कि हमारे पास कैश आ गया है या हमारे पास से कैश चले गया। अगर हमारे पास ये कि हमने उधार में ट्रांजैक्शन किया है, एक बेसिक सी चीज है, हम सभी जानते हैं कि हम उसी व्यक्ति की डिटेल्स रखते हैं जिसको हमने उधार पैसा दिया हो या उससे लिया हो। अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन कैश में किया है, जैसे एक शॉप होती है, उसमें वो एक दिन में कितना माल खरीदता है कितना बेचता है, हर चीज तो नहीं लिखता ना। आप अपने आसपास देखना कभी शॉप में, जैसे अगर हम उधार माल ले रहे हैं तो वो हमारी एंट्री करेंगे
कॉपी में लिखेंगे कि हाँ हमने इतना माल दिया है। वही वो अगर किसी को नगद माल बेचेंगे, उन्होंने माल दिया, सामने वाले ने कैश दिया, ट्रांजेक्शन खत्म। सेम चीज हमारी यहाँ पे, अगर हम कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमारा कैश डेबिट हुआ, सामने वाले का अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है, ट्रांजेक्शन खत्म। लेकिन अगर हमने उधार में लिया है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम सामने वाले के अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे कंडीशन पे, सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि सामने वाले का खाता डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है। अब वो करेंगे, अमाउंट डालेंगे, बिल वाइज डिटेल मेंशन करेंगे, क्रेडिट पीरियड देंगे, ये सारी चीजें कब, अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, कि इतने टाइम में हमें पेमेंट करना है या इतने टाइम में पेमेंट लेना है, तो ये सारी चीजें हमें कब करनी होती है, नगद उधार वाली चीजें हैं ये। नगद है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, कैश आया, ट्रांजेक्शन खत्म। अगर उधार है तो आपको ये सारी चीजें, इवन ये बिल वाइज डिटेल, बिल्स वगैरह सब जो क्रिएट करने होते हैं, क्रेडिट पीरियड, ये सब तभी होता है जब आप उधार बेच रहे हैं या उधार खरीद रहे हैं, ठीक है। लेजर, अब लेजर क्या होता है, लेजर मतलब हमारे खाते होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया खाते, अगर मान लो मैं कोई माल खरीद रही हूँ, मान लो मैंने राम से माल खरीदा, तो अब इसमें दो खाते बनेंगे, कौन सा, एक तो बनेगा राम का और एक बनेगा कैश का, ठीक है। अगर मैंने राम से माल खरीदा है नगद, ठीक है, तो क्या खरीदने में क्या, एक तो राम हो गया, आप देखो एक तो खरीदना हो गया, एक राम हो गया और एक कैश हो गया। कैसे हो गया कि राम से हम माल खरीद रहे हैं, ठीक है, एक हो गई हमारी परचेज और एक हो गया हमारा कैश, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। अब हमारे पास ट्रांजेक्शन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नगद और एक होता है उधार। देखिए एक बार अगर हम बेसिकली एंट्री करते हैं तो दो ही खाते बनेंगे, दो ही एंट्रीज होंगी, एक डेबिट होंगी एक क्रेडिट होंगी। फिर जब आगे हम मिक्स एंट्रीज पढ़ेंगे तो हम एक से अधिक पक्ष को डेबिट और एक से अधिक पक्ष को क्रेडिट कर सकते हैं। अभी हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि एक पक्ष डेबिट एक पक्ष क्रेडिट। अब देखो कि लेजर क्या होता है कि हमें खाते बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें मैंने आपको तीन बताया, एक परचेज, एक कैश और एक राम। अब अगर ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, अगर ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है तो हमें व्यक्ति की डिटेल्स लेनी है, इसका मतलब हमें व्यक्ति का खाता बनाना है। अगर ट्रांजेक्शन नगद में हुआ है तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कौन है, किससे ट्रांजेक्शन हुआ है, हम डायरेक्ट कैश से एंट्री करेंगे, ठीक है। एक खाता दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, वो कौन सा होगा, परचेज का खाता, ठीक है, कि हमने माल तो खरीदा ही है तो वो खाता तो सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। खाते क्या होते हैं कि जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजेक्शन अगर नगद में हुआ है तो कैश, कैश का खाता, और अगर उधार में हुआ है तो व्यक्ति का खाता। एक खाता दोनों कंडीशन में सेम रहेगा खरीदी का, कि हमने माल खरीदा है तो वो आप नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, एक खाता तो रहेगा ही, वो है परचेज का। तो परचेज का खाता तो हम बनाएंगे। तो खाता क्या होता है कि खाते से ही एंट्री होती है, पहले हमें लेजर बनाने पड़ते हैं। अब जैसे परचेज, तो परचेज हमारा, हम उसका लेजर बनाएंगे। अब ये जब हम एंट्रीज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब बना के दिखाऊंगी मैं। अभी आप ऐसे जान लीजिए कि जैसे खाते जो जो नाम आ रहे हैं, अब जैसे एक परचेज का, अब एक राम का, अगर उधार है तो परचेज टू राम दो खाते बनेंगे, नगद है तो परचेज टू कैश दो खाते बनेंगे। खाते दो ही बनेंगे, एंट्री पे डिपेंड करता है, उधार है तो राम का और नगद है तो कैश का, ठीक है। तो ये हमारे लेजर होते हैं। बाकी जब मैं एंट्री करूंगी और आपको लेजर बना के दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से लेजर समझ में आएगा। अभी ये लेजर थोड़ा प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है तो ये मैं थ्योरिकल इतने अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। लेजर आप ऐसे समझ लीजिए कि हम एंट्री उसी की वजह से कर पाते, लेजर क्रिएट करेंगे, खाते बनाएंगे, तभी उन खातों को डेबिट क्रेडिट करेंगे ना। खाते ही तो डेबिट क्रेडिट होते हैं ना, उन्हीं से एंट्रीज होती है। तो मेन चीज होता है लेजर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू ऑल।